हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आपका। हमने स्टार्ट किया था 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे थे फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में। और हमने देखा था कि फ़िज़िकल वर्ल्ड क्या होता है और फिज़िक्स और साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। आज हम इससे आगे के कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर्स। मेरा नाम है हरीश प्रजापत और आप देख रहे हैं द इंकपोर्ट यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज के हमारे लेक्चर की शुरुआत होने वाली है हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स और मॉडल की डेफिनेशन से। ठीक है, ये कुछ की डेफिनेशंस है जो आपको फिजिक्स में पढ़ते टाइम आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं क्या होती हैं। अ सपोजिशंस मेड विदाउट एग्ज्यूमिंग इट इज़ ट्रू। ठीक है, सपोजिशन का मतलब होता है कोई भी अवधारणा। कोई भी अवधारणा मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कोई भी बात या कोई भी अवधारणा, कोई भी एक ऐसी बात जो हम बिना यह जाने कि ये सत्य है या नहीं है, ये ट्रू है या नहीं है, ये जाने बिना ही अगर हम कुछ सपोजिशन देते हैं तो वो सपोजिशंस हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, हम इसको इस एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको हाइपोथेसिस पूरा एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है। ठीक है, या आप मान लीजिए एक पौधा है जिसको आप 24 आवर्स, ओ आई एम सॉरी, एक आपके पास पौधा है जिसको आप 24 आवर्स इसको सनलाइट में रखते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको हर टाइम लाइट्स में रखते हैं, लाइट इसको मिल रही है ऑल टाइम। ठीक है, अगर लाइट्स मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस इसकी जो ग्रोथ है वो रेगुलरली होती रहेगी। ठीक है, वही एक और प्लांट है, मान लीजिए एक दूसरा प्लांट है सेम कैटेगरी का। ठीक है, इसको मैं ओनली 12 आवर्स, पूरे दिन में ओनली 12 आवर्स के लिए मैं सनलाइट में रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो पौधा है ये इस फर्स्ट वाले पौधे की तुलना में, इस फर्स्ट वाले जो प्लांट है इसकी तुलना में ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। वाई? बिकॉज इसको बहुत धीमी गति से हम सनलाइट दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ थ्योरी नहीं है या ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्पेशल रूल है इसके लिए कि जिसको हम सनलाइट में रखेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसा खास हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस हम जानते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये ऐसा सही है या नहीं है। ठीक है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये ज़्यादा करेगा या ये सेकंड वाला जो है ये ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, बट मेरा तो यही मानना है ना कि जिसको सनलाइट ज़्यादा मिल रही है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो मैं यहाँ पर जो अपनी सपोजिशन दे रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो प्लांट है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, यही सपोजिशन कहलाती है हाइपोथेसिस। ठीक है, आई होप हाइपोथेसिस आपको याद से इस एग्जांपल से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एक्सियोम्स। ठीक है, एक्सियोम्स को मैं बोल सकता हूँ सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, हिंदी में मैं इसको सत्य बोल सकता हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें जो सत्य है उसको बताने की या किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट रिक्वायर नो प्रूफ। ठीक है, ऐसा ट्रूथ, ऐसा सत्य जिसको किसी प्रूफ की नीड नहीं होती, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, मैं वापस एक पेड़ से चलता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पेड़ है। ठीक है, एंड मैं इस पेड़ से एक लीफ तोड़ता हूँ। ठीक है, मतलब एक पत्ती मैं यहाँ से तोड़ता हूँ। ठीक है, तब मैं क्या कहूँगा कि ये जो पत्ती है, ये पत्ती ये इस पेड़ से हल्की है, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स ये सही है, इसको मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ है वो हमेशा हैवी रहेगा, हमेशा ये वेट में भारी है और ये वेट में कम है। ठीक है, अब मैं इसको किसी प्रूफ से नहीं कह सकता कि ये भारी क्यों है या ये हल्की क्यों है। ठीक है, ये हमेशा ट्रूथ है, इसको किसी भी प्रूफ की नीड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा ये हमारी एक्सियोम्स है। ऐसी बातें जो
जिसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, वो देख कर ही हम समझ जाते हैं कि हाँ ये सत्य है। ठीक है, जैसा अगर मैं कहूँ कि जो स्टार है, जो सन है हमारा स्टार, वो पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, इसको हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात की प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सन ज़्यादा एनर्जेटिक है या अर्थ ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, हम सब जानते हैं सन ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो यहाँ पर सन और अर्थ के केस में जो मैंने अभी बात बोली है वो हमारी एक्ज्यूम्स है, और ये ट्री के केस में भी जो मैंने बात बोली है वो भी हमारी एक्ज्यूम्स है। ठीक है, आई होप एक्ज्यूम्स आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल। ठीक है, व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल क्या है? मॉडल का मतलब सिंपली एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसी थ्योरी होती है जो हम किसी ऑब्जर्व्ड फिनोमिना के लिए देते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा कोई भी ऐसा फिनोमिना है, कोई भी ऐसा सिद्धांत है, मूलभूत तरीका है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको ऑब्जर्व करके एक खास थ्योरी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसी खास थ्योरीज को हम कहेंगे मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एटम को ऑब्जर्व किया, एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और उस चीज़ों के आधार पर हमने अलग अलग थ्योरी डिसाइड की। ठीक है, जिसको आपने 10th क्लास में देखा भी है। ठीक है, हमने पढ़ा रदरफोर्ड की थ्योरी हमने देखी। इसके बाद हमने नील्स नील्स बोर की थ्योरी देखी। ठीक है, बोर्स परमाणु मॉडल जिसे कहते हैं, बोर्स की हमने थ्योरी देखी। इसके बाद हमने थॉमसन की थ्योरी देखी। ये सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, ये मॉडल्स क्यों है? क्योंकि ये एक ऑब्जर्व्ड फिनोमिना पर बेस है। हमने एटम्स को ऑब्जर्व किया और उस बेस पर हमने अपने अलग अलग मॉडल डिज़ाइन किए। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहेंगे? इन सब को हम कहेंगे ये मॉडल है। ठीक है, आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको ओवरऑल क्लियर होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स को रीड करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है द डायनेमिक नेचर ऑफ साइंस। साइंस के डायनेमिक नेचर क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि साइंस इज़ अ ओपन माइंडेड एंड एवर चेंजिंग सब्जेक्ट। साइंस हमेशा ओपन माइंडेड होती है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ के लिए सवाल उठा सकते हैं। जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही उस सब के लिए आप सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, और ये एवर चेंजिंग होती है, ये हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, हमेशा थ्योरीज एक के बाद एक अपडेट होती रहती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो भी थ्योरी दी है, या मान लीजिए न्यूटन ने जो थ्योरी दी है, न्यूटन के जो लॉज हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, वो भी चेंज होकर आगे अपडेट किए जा सकते हैं। बस आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, तो साइंस एक ओपन माइंडेड सब्जेक्ट है जिसको हमेशा चेंज किया जा सकता है, और इसमें कोई भी थ्योरी है वो फाइनल थ्योरी नहीं रहती है। हमेशा आप इसमें प्रश्न उतार सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को, इस पूरी लाइन को मैं इन 3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आखिरकार ये चीज़ क्या बता रही है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्थ शेप। ठीक है, पृथ्वी का आकार देखते हैं। तो आज से सैकड़ों साल पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी है वो एक फ्लैट सरफेस है, एक चादर की तरह फैली हुई है, और हम यानी कि जो इंसान है वो इसके ऊपर रहते हैं, इसके ऊपर ही खेती करते हैं, इसके ऊपर ही खाना खाते हैं, इसके ऊपर ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, परंतु जैसे ही हमने अपनी स्टडी की रेंज को बढ़ाया, हमने और चीज़ों को एक्सप्लोर किया, तब हमें समझ आया कि नहीं, अर्थ जो है वो फ्लैट बिल्कुल नहीं है। अर्थ तो गोल है, अर्थ तो स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें तब पता चला जब हमने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, सवाल उठाने स्टार्ट किए, और हमने ये माना कि ये जो फ्लैट सरफेस वाली थ्योरी है ये फाइनल नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि साइंस की कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, उसको अपडेट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अर्थ शेप के अंदर आपको चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, ऐसा कैसा एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो 9th और 10th क्लास में, तो वहाँ पर बताया गया था आपके कुछ एंडिंग चैप्टर्स में कि आज से सैकड़ों साल पहले ऐसा मानते थे कि
जो कि साइंस के शुरुआती दौर था, तब ऐसा माना जाता था कि अर्थ जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है, पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। ठीक है, अर्थ पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, इवन जो सन है, सन भी इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आज के दौर में सन है वो सेंटर है और अर्थ है वो इसके चारों तरफ घूम रही है, सैटर्न है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, जो भी बृहस्पति है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, परंतु हमेशा से ये वाली थ्योरी जो है आज की कि सेंटर पे सन रहेगा, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ठीक है, पहले क्या माना जाता था, पहले माना जाता था कि अर्थ एट अ सेंटर, अर्थ को हमेशा सेंटर पे माना जाता था। पर इसको रिप्लेस करके हेलियोस्फेरिक थ्योरी दी। ठीक है, और इस हेलियोस्फेरिक थ्योरी के अनुसार सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है या हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर स्टार है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर भी बात वही उठती है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो कोई भी थ्योरी है वो फाइनल नहीं मानी जाती है, इसको अपडेट किया जा सकता है और अपडेट करके इसको सुधारा जा सकता है। आप चाहें तो और स्टडी करके ये जो हेलियोस्फेरिक थ्योरी है इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये दो एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हुई होगी। ये जो मैंने ऊपर लिखी है द डायनेमिक नेचर ऑफ साइंस, आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी आपको समझ नहीं आ रहा तो अपना फाइनल जो एग्जाम्पल है वो है लाइट्स के लिए। ठीक है, वाई, बिकॉज लाइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और बहुत सारे चेंजेस आए भी हैं। ठीक है, लाइट को सबसे पहले डिफाइन किया था न्यूटन ने अपने हिसाब से। ठीक है, जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, बट उस थ्योरीज को ओके बट न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरीज को खारिज करके, यानी कि इसको हटा करके अपडेट करके हाइजेंसबर्ग ने अपनी वेव थ्योरी दी। ठीक है, बट वेव थ्योरी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, इसको भी आगे प्लांक्स ने सिद्ध किया और मैक्स प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी इसको अपडेट करके। एंड देन हम देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी भी ज़्यादा टिक नहीं पाई, उसको भी द ब्रॉगली ने अपडेट कर कर बताया कि जो लाइट है वो फाइनली टू फॉर्म में ट्रैवल करती है, वो पार्टिकल फॉर्म में हो सकती है, पार्टिकल फॉर्म में हो सकती है और वो वेव फॉर्म में हो सकती है, जिसको हम कहते हैं दे ब्रॉगलीज ड्यूल थ्योरी। ठीक है, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल से आपको डायनेमिक रेंज समझ में आ गई होगी, डायनेमिक नेचर ऑफ साइंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। ठीक है, फिज़िक्स बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। फिज़िक्स को हमने उठाया है नेचर से, यानी कि नेचर की सारी बातें फिजिक्स है, नेचर को पढ़ना फिजिक्स है, नेचर के सारे फिनोमिना फिजिक्स है, नेचर में हम जो चीज़ें देखते हैं वो सारा कुछ फिजिक्स है। ठीक है, जैसे हम नेचर में देखते हैं हवा, एयर, एयर क्या है, फिजिक्स है। हम नेचर में देखते हैं साउंड, साउंड क्या है, फिजिक्स है। हम देखते हैं मैटर, मैटर क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारे फोर्सेस, फोर्सेस क्या है, फिजिक्स है। हम देखते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, फिजिक्स है। सोलर सिस्टम क्या है, फिजिक्स है। मतलब ये सारी चीज़ें जो नेचर में दिख रही है वो फिजिक्स है। यस, वे सारी चीज़ें जो हमें नेचर में दिख रही है वे सभी हमारी फिजिक्स के अंतर्गत हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डेवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं वही क्या है, फिजिक्स है। तो यहाँ पर आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स है वो नेचर से ही बना है, नेचर से ही निकला है। ठीक है, तो नेचर में हम जो चीज़ें देखते हैं, जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें हमें फिजिक्स में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स। ठीक है, चलिए, आपने जान लिया कि फिजिक्स क्या है, अब आपको ये जानना चाहिए कि फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो हमने फिजिक्स को टू टाइप से पढ़ना सही समझा। हमने इसमें दो चीज़ें देखते हैं कि हमें इसको दो तरीक़ों से पढ़ना चाहिए, जिसमें पहला तरीका है यूनिफिकेशन।
ठीक है। एंड अदर वन इज रिड्यूसनिज्म, ठीक है, जो कि अपना सेकंड तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का, ठीक है। और इन्हीं दोनों तरीकों को हमने रखा है प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया के अंडर, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया क्या होते हैं, हम फिजिक्स में कौन कौन सी रेंज तक जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इन फिजिक्स रिचर्ड सेज जनरली फॉलो टू मेन अप्रोच टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझने के लिए जो फिजिक्स की रिसर्च है, जो थ्योरी है, वो दो स्टेप को फॉलो करती है। कौन से स्टेप को फॉलो करती है? पहला स्टेप है यूनिफिकेशन, ठीक है। यूनिफिकेशन क्या है? दिस इज द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास यूजिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ यूनिवर्सल कंसेप्ट एंड लॉ, ठीक है। मतलब क्या है इसका? इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। आखिरकार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकें तो वो नीचे की तरफ, किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकें तो वो नीचे की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। या किस प्रकार से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स है वो राउंड करते हैं, ठीक है। या किस प्रकार से प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट में बने रहते हैं, वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। वो अपने ऑर्बिट में बने रहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक ही फॉर्मूला से या एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो लॉ है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको यह समझ आया होगा कि ऐसी चीज़ें या ऐसी बहुत सारे लॉज, ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरीज जिसको समझने के लिए हम किसी प्रिंसिपल लॉज का यूज़ करते हैं या किसी एक लॉ का यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटे छोटे लॉज का यूनियन करना यही कहलाता है यूनिफिकेशन, ठीक है। इसको और समझने के लिए हम एग्जांपल 2 लेते हैं, जिसमें हमने देखा है मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनाज होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनाज को हम इस एक इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या हुई? वो हुई सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनाज का यूनिफिकेशन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ एप्पल फॉल ऑन अर्थ, मतलब किसी सेब का अर्थ पर गिरना, या पृथ्वी का अपने ऑर्बिट में घूमना, या अपनी कक्षा में स्थिर बने रहना, ये सारे जो फिनोमिनाज है ये किस पर बेस है? ये बेस है यूनिफिकेशंस पर। और इन सब का यूनिफिकेशन क्या है? इन सब का यूनिफिकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आई होप आपको यूनिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड नाउ हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स, जो कि है फॉल्सिफिकेशन, जो कि है रिड्यूसनिज्म, ठीक है। रिड्यूसनिज्म क्या है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, या फिर इसका मतलब होता है घटाना, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ बांटना। तीनों ही नाम इसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं। रिड्यूसनिज्म का मतलब होता है सीधा जो हमने यूनिफिकेशन देखा है उसका उल्टा, ठीक है। मतलब रिड्यूसनिज्म ये आपको बताता है कि कोई भी बड़ी थ्योरी है, उस बड़ी थ्योरी को आप टुकड़ों में तोड़ करके छोटे छोटे भागों से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ लाइट बाय डैम, फॉर्मेशन ऑफ लाइट बाय डैम, ठीक है। एक जो डैम होता है, जो बांध होता है, उस बांध से लाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक डैम है, वहाँ से आप वाटर की सप्लाई करते हो रिवर में, या आप रिवर से कोई भी कैनल भी एक निकाल सकते हो, कोई भी नहर भी एक निकाल सकते हो, और वो पानी आपका जाता है सीधा आपकी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहाँ पर आपको मिलती है टरबाइन, और इस टरबाइन पर वो पानी आप गिराते हो, ठीक है। टरबाइन एक्चुअली बड़े बड़े पंखे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, वो घूमते हैं, इनमें मोटर लगी होती है,
और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। इस पर वो पानी गिरता है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या समझ आया? यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमने अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी के मेकिंग में, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली है, यहाँ पर हमने सबसे पहले डैम को समझा है, ठीक है, कि डैम के पास पानी है, उसको स्टोर करना है, इसके बारे में पूरी नॉलेज गेन कर ली। उसके बाद इसको फ्लो करवाना है रिवर में, ठीक है। अब ये आपके पास एक अलग टॉपिक आ गया, रिवर में कैसे पानी का फ्लो होगा, कैसे इसको आपको समझना है, ये एक अलग फ्लो आ गया आपके पास, सॉरी एक अलग टॉपिक आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पानी जाता है आपके पास टरबाइन के पास, और टरबाइन अपने आप में आपका एक अलग टॉपिक आ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फाइनल ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक जाती है, आपके हाउसेस तक जाती है, फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे कंसेप्ट को, हमारा कंसेप्ट क्या, फॉर्मेशन ऑफ लाइट बाय डैम, डैम से लाइट का फॉर्मेशन करना। पर इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको तोड़ा है। हमने इसको डैम के पास से रिवर में भेजा, रिवर से हमने इसको टरबाइन पे, और टरबाइन से फिर हमने इसको जनरेट करके हाउस में भेजा है, हमारे घरों तक इसको भेजा है। ये कहलाता है रिड्यूस करना या तोड़ना, ठीक है। हमारे किसी बड़ी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, यही कहलाता है आपका रिड्यूसनिज्म, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपके लिए परफेक्ट है रिड्यूसनिज्म को समझने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। आखिर फिजिक्स के क्या क्या स्कोप है, फिजिक्स में हमें क्या क्या कुछ पढ़ना रहता है, किस रेंज तक हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और फिर हमें पढ़ना है व्हाट इज़ एक्साइटमेंट, आखिरकार फिजिक्स पढ़ने के लिए हम इतने एक्साइट क्यों है, फिजिक्स पढ़ने से हमें क्या क्या एक्साइटमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वास्तव में स्कोप और एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसको इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके डोमेन्स देखते हैं, ठीक है। डोमेन्स क्या होते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहला है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। और मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ होती है 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻6। इस पूरी टर्म्स को हम बोलते हैं माइक्रो, इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं माइक्रो, यानी कि वे सारी चीज़ें जो हम 10⁻⁻6 तक की रेंज में देखते हैं, यानी कि जिनकी साइज है, जिनका आकार है वो 10⁻⁻6 जितना होता है, ठीक है, इतना छोटा होता है। इसको देखने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं या जिस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, उन सब कंसेप्ट में हमें माइक्रो वर्ड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं 10⁻+6, 10⁻+6, 10⁻+6 कहलाता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो, यानी कि वे सारी चीज़ें जो हम 10⁻+6 के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, इतनी रेंज में हम पढ़ते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक या मैक्रो मैक्रो रेंज की चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये दो वर्ड समझ में आ गए तो आपको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक डोमेन, आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर मैक्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर 10⁻+6 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए इस पर फोकस करते हैं। ओके, फोकस्ड ऑन फिनोमिनास एट द टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, ठीक है। मतलब कि हम जब एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, हम जब हमारी सोच को ब्रह्मांड की चीज़ों तक ले जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े आकार वाले जो स्टार है, बहुत बड़े बड़े आकार वाले जो प्लैनेट्स हैं, उन सब की जब बात करते हैं देन हम कहते हैं ये सारी जो रेंज है, ये सारे जो स्टडी है वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन कहलाती है, ठीक है। या हम इसको सिंपली बता सकते हैं जिनकी साइज 10⁻6 को हिट करती है, जिनकी साइज जो है वो 10⁻6 तक की होती है, उन सब को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिक्स हैं, जिसमें हम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं, और
और प्रोपोर्शंस की स्टडी करते हैं। ये सारी क्या कहलाती है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स कहलाती है। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम हीट की बात करते हैं, डील्स विथ हीट, फिर टेम्परेचर्स की बात करते हैं, फिर इंटरवल एनर्जी की बात करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी 10⁶ को कहीं ना कहीं हिट करती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन रेंज के की स्टडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हम कवर्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास देखते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन देखते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए वर्क करती है। ठीक है, इसके बाद हम ऑप्टिक्स देखते हैं, जिसमें हम लाइट्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। वो सारी बातें भी आपको किस में देखने को मिल जाती है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स में मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उल्टा है 10⁻⁻⁶, यानी कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स वे डोमेन्स होते हैं जिनकी स्टडी हम 10⁻⁻⁶ की रेंज में करते हैं। ठीक है, इतनी छोटी चीज़ें होती है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती है, इतनी छोटी चीज़ हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकता है, एटम्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अपना एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, इनकी स्टडी है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपकी क्वांटम थ्योरीज है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी है। कितनी छोटी है, ये 10⁻⁻⁶ की रेंज की है। ठीक है, इन सबको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। इन सबको हम बोलते हैं ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन होते हैं। ठीक है, आई होप मेजोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आपको अच्छे से मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द स्केल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की क्या क्या स्केल रहती है। ठीक है, ओके, फिजिक्स को हम किस रेंज में पढ़ते हैं, किस रेंज के ऑब्जेक्ट को हम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली रैंडमली यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि हम 10⁻⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁴1 मीटर, इस रेंज की लेंथ की सारी चीज़ों को हम अपनी फिजिक्स में पढ़ लिए हैं या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो 10⁻22 सेकेंड से 10⁻18 सेकेंड। ठीक है, इस रेंज की जो टाइम फ्रेम है इसको हम अब फिजिक्स में पढ़ेंगे। और मास की अगर मैं बात करूँ, किस वेट की जो स्टडी है वो हम फिजिक्स में करते हैं या कर चुके हैं, तो मास की स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो 10⁻⁻30 ग्राम से लगाकर किलोग्राम से लगाकर 10⁻55 किलोग्राम तक की स्टडी को हम देखते हैं। ठीक है, अब ये स्टडी आपको क्या बता रही है, ये स्टडी आपको ये बता रही है कि आप इलेक्ट्रॉन की रेंज से लगाकर यूनिवर्स की रेंज तक सारी चीज़ें फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही कहलाती है स्केल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कितनी स्केल है, रेंज कितनी है, कहाँ तक फिजिक्स फैला हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड पर आप देख सकते हैं फिजिक्स है वो लेंथ के केस में कितना फैला हुआ है, टाइम के केस में कितना फैला हुआ है और मास के केस में कितना फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रीजन फॉर प्रोग्रेस इन फिजिक्स। फिजिक्स में आगे बढ़ने के क्या क्या कारण है। ठीक है, फिजिक्स की इतनी प्रोग्रेस क्यों हो रही है, उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, फिजिक्स में प्रोग्रेस के 3 रीजन यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसको आपको ये जो बात है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने से हमें एकदम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, सभी चीज़ों का एकदम क्वांटिटी के साथ उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिंग लॉ ऑफ नेचर थ्रू आउट प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशन। हम मैथमेटिकल इक्वेशन से उसको एकदम बारीकी से प्रिसाइज कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में प्रिसाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स में पढ़ना इतना प्रोग्रेसिव है, इतना यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी।
अप्लाइंग द सेम बेसिक लॉज डिराइव्स फिजिकल फिनोमिनास। हम देखते हैं कि फिजिक्स के सारे लॉज पूरे यूनिवर्स में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉज है, ग्रेविटी का फिनोमिना है, वो फिजिक्स का ये फिनोमिना पूरे यूनिवर्स में, आप कहीं पर भी चले जाएं, पूरे यूनिवर्स में सेमली अप्लाई होगा, सेम तरीके से अप्लाई होगा। वहाँ पर भी ग्रेविटी उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से अर्थ पर करती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन, हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं चीज़ों का। हमें यह पता होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एरर के साथ ही होती हैं। आप किसी भी चीज़ को विदाउट एरर नहीं निकाल सकते, किसी भी लेंथ को विदाउट एरर नहीं माप सकते, किसी भी वेट को विदाउट एरर आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। बट हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बाय, इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ? बाय द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले चैप्टर में हम अप्रोक्सीमेट करना सीखेंगे, कैसे अप्रोक्सीमेशन होता है। फिलहाल आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, जिससे आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे लिए ऐसे क्या रीज़न है जो फिज़िक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं या फिज़िक्स पढ़ने के लिए हमें प्रोग्रेसिव बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ एक्साइटिंग अ मैनी वेज। हमने देखा था कि फिज़िक्स में कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिससे हमें एक्साइटमेंट मिलती है फिज़िक्स पढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पर आपको वे सारी बातें बताई गई है जिससे आपको फिज़िक्स पढ़ने की एक्साइटमेंट पैदा होती है, ठीक है। फर्स्ट इज अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट एंड लॉज कैन एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास, ठीक है। कुछ ही बातों से या कुछ ही लॉज से आप पूरी फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आप ग्रेविटी मैंने ग्रेविटी का एग्जांपल बहुत बार लिया है बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल एग्जांपल। ग्रेविटी की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार से कोई चीज़ पृथ्वी से दूर फेंकने पर भी वापस पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है, किस प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये सारे फिनोमिनाज को हम एक ही लॉज से पढ़ सकते हैं जो कि है लॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यही चीज़ है जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए एक्साइट करती है, ठीक है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एक्साइटमेंट इन फिजिक्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि हमें फिजिक्स पढ़ने से इतनी एक्साइटमेंट क्यों फील होती है या फिजिक्स इतनी एक्साइटेड सब्जेक्ट क्यों है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको कवर अप होगी। ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो फिज़िक्स पढ़ने के लिए एक्साइट करती है। जैसे कि टेलीविज़न से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती है, हमारा मनोरंजन हो जाता है। इसी के साथ हम एसटीडी है, फैक्स है, पेजर है, इस सब का यूज़ भी करते हैं जो कि हमारे लिए हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं। हम रोबोट्स का यूज़ करते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग और इजी बना देता है। इस टाइप के सारे एग्जांपल आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए एक्साइट करते हैं, ठीक है। आई होप ये सारा लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में जो जो टॉपिक हमने कवर करवाए हैं, अगर उनमें कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।